नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 21 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि सबसे पहले आप प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लीजिए, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो तुरंत इसका उत्तर आपको क्लिक करेगा। पहला प्रश्न इस पर आधारित पूछा गया था, पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। दूसरा पूछा गया था, चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को क्या प्रदान नहीं करती हैं। ठीक है। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था, बच्चे की सृजनात्मकता में क्या बाधक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया था, चित्रों एवं चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि। और अगला प्रश्न पूछा गया था, अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक में क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके बाद से अगला प्रश्न पूछा गया था, चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द क्या है। ठीक है। और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है। पहले प्रश्नों को देखने से आपको दो लाभ होगा। कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे कि ये प्रश्न देखिए, निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है। जो कारक चिन्ह नहीं होगा वहीं आपका उत्तर होगा। आपने पढ़ा होगा कारक चिन्ह का, की, के। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला का होता है, यहाँ पर के होता है ये वाला, और यहाँ पर की होता है। लेकिन अगर बात करें क पर छोटी की मात्रा, ये वाला कारक चिन्ह नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द क्या है। तो आप लोग पढ़ते हैं चित्रात्मक किताबें, यानी कि जो किताब है वो नाउन है, संज्ञा है, क्योंकि किसी भी वस्तु को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब किताब कैसा है, चित्रात्मक है, यानी कि इस संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, चित्रात्मक। और जो भी शब्द किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन 2 विशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक में प्रत्यय है। देखिए, शारीरिक जो शब्द बना है ये शरीर प्लस इक से मिलकर के बना है। ठीक है। तो जो मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, ये मूल शब्द हो गया, और इसके अंत में ये जुड़ रहा है, इसे प्रत्यय बोलेंगे। तो यहां पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अभी आपने पैराग्राफ पढ़ना शुरू नहीं किया है और बिना पैराग्राफ पढ़े 9 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आप हल कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ 6 प्रश्नों का उत्तर निकालना है पैराग्राफ पढ़ करके। आपको इससे लाभ ये होगा कि कई बार अभ्यर्थियों को समय कम बचता है ऑनलाइन एग्जाम में, तो अगर आप डायरेक्टली प्रश्न पर जाएंगे तो वहां पे कुछ 2 से 3 प्रश्न ऐसे मिलते हैं प्रत्येक पैराग्राफ में, जिनको हल करने के लिए पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका समय भी बचेगा और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे सीटेट के एग्जाम में। अब जो 6 प्रश्न बचे हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए पैराग्राफ को शुरू करते हैं। चित्रों की भाषा ऐसी स्वच्छंदता उन्मुक्ता प्रदान करती है कि पढ़ने वाला अपने कथ्य को स्वयं गढ़ता है। जहां बंधन ना हो वहीं स्वच्छंदता और सृजनात्मकता अपना साम्राज्य स्थापित करती है। इसलिए चित्रात्मक किताबें बच्चों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही हैं। यहां पर एक प्रश्न का जवाब हमें मिल चुका है। प्रश्न पूछा गया था, चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को क्या प्रदान नहीं करती हैं। देखिए, पैराग्राफ में उन्मुक्ता की भी बात की गई है, सृजनात्मकता की भी बात की गई है और स्वच्छंदता की भी बात की गई है। तो ये चूंकि प्रदान करती है पैराग्राफ के अनुसार, इसलिए आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें सीमितता की, तो ये आपके पैराग्राफ में नहीं मेंशन किया गया है, और चूंकि आपसे नहीं पूछा गया था तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सीमितता। आगे पढ़िए। आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ यह अनुभव भी रहा है कि रंगीन चित्रात्मक किताबों को देखते ही बच्चों के भीतर उसे छूने, पकड़ने और उसके भीतर की दुनिया में झांकने के लिए पन्ने दर पन्ने पलटने की उत्कट इच्छा बच्चों को सक्रिय बना देती हैं। पढ़ना शुरू करने की प्रक्रिया का पहला सोपान यही है कि हम किताबों के प्रति आकर्षण महसूस कर सकें। यहाँ पर एक प्रश्न का और जवाब आपको मिल चुका है। यहाँ पर ये लाइन देखिए, पढ़ना शुरू करने की प्रक्रिया का पहला सोपान यही है कि हम किताबों के प्रति आकर्षण महसूस कर सकें और उन्हें खोलकर देखने की तीव्र इच्छा भी हो। अब प्रश्न देखिए, पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। तो यहां पर यह है कि पुस्तकों के प्रति आकर्षण, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पैराग्राफ के अनुसार। आगे पढ़िए। एक बार किताब खुलते ही उसमें मौजूद अवधारणाओं का संसार भी धीरे धीरे खुलने लगता है। दरअसल बच्चों की प्रतिक्रिया ही इन अवधारणाओं के बनने का प्रमाण है। ठीक है। तो ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों की प्रतिक्रिया ही इन अवधारणाओं के बनने का प्रमाण है। अधूरी अथवा गलत अवधारणाएं भी
चित्रों और चित्रों पर बातचीत करने के माध्यम से संशोधित परिवर्तित होती चली जाती हैं। एक बात और जो इन अवधारणाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है वह यह कि संदर्भ युक्त परिवेश में अवधारणाओं का बनना। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे की सृजनात्मकता में क्या बाधक है। तो आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें रंगीन पुस्तकों की बात की गई थी और कल्पनाशीलता की भी बात की गई थी और उन्मुक्ता की भी बात की गई थी, लेकिन उसमें बंधा बधाया कथ्य की बात नहीं की गई थी। कहने का मतलब कि अगर आप बंधे बधाए चीज़ों को ही पढ़ेंगे तो आप में सृजनात्मकता नहीं आएगी। तो यहाँ पर बाधक पूछा गया है, यानी कि जो निगेटिव सेंस देगा वहीं आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंधा बंधाया कथ्य। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब बच्चे चित्रों को देख करके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे ऑप्शन 1 अवधारणाएं बना रहे हैं, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रटे रटाए उत्तर दे रहे हैं, ये गलत है। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना ये भी गलत है और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये भी गलत है। पैराग्राफ के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है चित्रों व चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो पैराग्राफ में आपने देखा कि ये मेंशन किया गया था लाइन, अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती हैं चित्रों के माध्यम से। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अंतिम लाइन में आपने देखा था संदर्भ युक्त परिवेश महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। इसको भी उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, बचपन को किसने समाप्त कर दिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कविता में बच्चा व्यस्त रहता है उसका कारण क्या है, आपसे पूछा गया है। इस पर आधारित जो तीसरा प्रश्न है, कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, इसका प्रमुख कारण क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है पूछा गया है, रात भर में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। अब बात करेंगे इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न भी ऐसा है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए प्रगति में उपसर्ग पूछा गया, यानी कि जो मूल शब्द के पहले जुड़ता है, तो ये बनता है प्र प्लस गति से, प्र प्लस गति मिलकर के प्रगति बनता है। तो यहाँ पर देखिए विकल्पों में जब आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न के अलावा जितने भी प्रश्न हैं उसको हल करने के लिए आपको कविता पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए कविता को जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। नन्हा सा बच्चा बड़ा सा बस्ता लादे जाता पीठ पर, हाथ में बोतल आंखों पर चश्मा, स्कूल से ट्यूशन ट्यूशन से घर, होमवर्क करे रात भर, सपने में मम्मी की डांट मैडम की छीछी, सहपाठी चिढ़ाते हंसते ही, न ठीक से खाना न ठीक से सोना, न नानी के घर जाना। आगे पढ़िए। छुट्टियों में ना मौज मस्ती ना त्योहारों में उधम मचाना, 12 महीने एक ही रट प्रथम हमको आना, प्रगति नाम का दानव लील गया बचपन को। ये लाइन ध्यान से देखिएगा, इसमें एक प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है, प्रगति नाम का दानव लील गया बचपन को। ठीक है। अगला देखिए, जो ब्लड प्रेशर हुआ करता था वृद्धों को अब होने लगा नन्हों को, लोगों अब तो संभल भी जाओ, बच्चों को बच्चा रहने दो, रेस का घोड़ा ना बनाओ। तो अब चलिए प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया था, बचपन को किसने समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए प्रगति की अपेक्षा ने बचपन को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कविता में बच्चा किस काम में व्यस्त रहता है। तो देखिए कविता में बच्चा व्यस्त रहता है, तो यहाँ पर पढ़ने लिखने में। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न संख्या अगले प्रश्न की। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 102 पूछा गया था, कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण क्या है। तो प्रथम आने का तनाव, मतलब कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग हमेशा प्रथम फर्स्ट आने के लिए तनावपूर्ण रहते हैं, बच्चे अपना बचपन खोते जा रहे हैं। तो पैराग्राफ के अनुसार प्रथम आने का तनाव उन बच्चों में है जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। ऑप्शन 4 सही उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है। यहाँ पर बल ये दिया गया है कि बच्चों का बचपन ना छीनने पर, यानी कि आज बच्चों को बचपन से ही हम लोग इतना दबाव दे रहे हैं कि तुमको फर्स्ट आना है, ट्यूशन से घर, ये सभी चीज़ें की चर्चा की गई है, यानी कि उनका बचपन ना छीना जाए, इस पर जोर दिया गया है। ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, रात भर कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। देखिए यहाँ पर रात भर की बात की गई है, तो यहाँ पर कालवाचक है। ये रात का कहने का मतलब कि रात भर कहने का मतलब कि ये समय से संबंधित है, इस वजह से कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। इस प्रश्न को सुनते ही ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने अपना उत्तर तय कर लिया होगा कि रंगीन चित्र इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये उत्तर गलत है। यहाँ पर मैं इस प्रश्न को एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बाल साहित्य होता क्या है। तो बच्चों के लिए जो अलग से पुस्तकें आती हैं जिसको पढ़ करके बच्चे आनंद महसूस करते हैं, उसे बाल साहित्य कहते हैं, और इससे बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि बनी रहती है। ये आपके पाठ्यक्रम का जरूरी भाग नहीं है। जरूरी भाग कहने का मतलब कि जिस प्रकार से कक्षा 1 से 5 तक का पाठ्यक्रम तय है कि आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उनमें से बाल साहित्य यहाँ पर अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन आपको अलग से जरूर पढ़ाया जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अनिवार्य होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। जिस प्रकार से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में देखते होंगे कि संस्कृत और आर्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है, वहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, कि आप दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। अनिवार्य नहीं था, आपके पास विकल्प मौजूद था। इसी प्रकार से बाल साहित्य अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे। इसको पढ़ाना होता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया है रंगीन चित्र, रंगीन चित्र तो बालक के पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है उसमें भी दिया गया है, तो फिर बाल साहित्य की आवश्यकता क्या हुई। यहाँ पर रंगीन चित्र इसका उत्तर इस वजह से नहीं हो सकता कि जो बालक को प्राथमिक स्तर पर उसके लिए अनिवार्य पाठ्य पुस्तक तय की गई हैं उसमें भी तो उसको रंगीन चित्र मिल रहे हैं, तो फिर बाल साहित्य की अनिवार्यता क्यों जरूरी पड़ी, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया है बाल साहित्य का, ठीक है। तो पहला विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पाठ्य पुस्तक में भी उसको मिल रही थी, तो फिर बाल साहित्य की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, संक्षिप्तता, यानी कि उसको छोटा करने के लिए। तो अगर आप प्राइमरी स्तर की पुस्तकों को देखेंगे तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े पैराग्राफ मिल रहे होंगे, वहाँ पर भी सब कुछ संक्षिप्त में उनको बताने की कोशिश की गई है, तो ये भी इसका अनिवार्य पार्ट नहीं था, ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी केवल एकमात्र जैसे शब्द दिख जाए वो हमेशा ही निगेटिव होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2, सार्थक पुनरावृत्ति। अब यही आपका एकमात्र सही उत्तर है। अब कैसे सही उत्तर है इसको समझिए। देखिए, जो बच्चे का पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य पुस्तक उसको पढ़ाई जा रही है, और जो बाल साहित्य है वो कहीं ना कहीं उनके पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ ऐसा साहित्य हो जो कि उनके पढ़ाए गए पाठ्यक्रम में उनको पुनरावृत्ति दे, यानी कि उनकी पढ़ी हुई चीज़ों को ही एक तरीके से रिपीट कराए, उनको दोहराने में मदद करे। जैसे कि पाठ्य पुस्तक जब बालक पढ़ा तो जो चीज़ भी वहाँ से उसने सीखा है वो चीज़ बाल साहित्य के माध्यम से फिर से रिपीट की जाए, ताकि उसका जो अधिगम है वो अच्छे से हो पाए और चीज़ों को वो अच्छे से सीख पाए। इसमें बाल साहित्य में लय के माध्यम से और कविता के माध्यम से और भी काफ़ी चीज़ें यूज की जाती हैं जिसमें बच्चों को पढ़ने में आनंद आता है। तो इस वजह से जो सार्थक पुनरावृत्ति है ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में या फिर सीटेट के किसी भी पेपर में जो भी आंसर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं वो रिवाइज्ड आंसर की सीबीएसई के द्वारा जो जारी किया जाता है उसे कंफर्म करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप 100% श्योर रहिए कि 100% जो भी उत्तर बताए जा रहे हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा एक, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 नियमबद्ध व्यवस्था है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी भाषा नियमों से, उसके व्याकरण से बंधी हुई है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी भाषा में ये बोलें कि मैं जा रहा हूं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं रहा हूं जा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ ये जरूरी है कि मैं जा रहा हूँ, इसका कुछ क्रम है जो कि नियमों से बंधा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये नियमबद्ध व्यवस्था बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोज करके लिखना किसका उदाहरण है। इस प्रश्न को आप विशेष तौर पर ध्यान देकर के समझिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। पहला विकल्प दिया गया है बच्चों को सर्वज्ञ बनाना। बात हो रही है प्राइमरी स्तर के बच्चे की, और प्राइमरी स्तर के बच्चे से ये आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता हो, और प्राइमरी क्या, आप किसी भी वयस्क से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सब कुछ जानता हो। तो ये अगर ऐसा हो जाएगा तो उसमें उत्सुकता ही खत्म हो जाएगी आगे सीखने की। तो सर्वज्ञ किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए हो पाना नामुमकिन कार्य है। तो ये तो पहला निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है, पहला गलत। दूसरा देखिए अन्य व्यवसायों से परिचित कराना। बात हो रही कक्षा 3 की। कक्षा 3 का बालक किसी भी व्यवसाय से तुरंत जुड़ने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो व्यवसाय कभी भी प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए विकल्प हमेशा निगेटिव ही सेंस देता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये तो निगेटिव था, आपका उत्तर गलत हो गया। चौथा देखिए विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय का। विषय कहने का मतलब कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं, गणित, हिंदी, विज्ञान, उनके शब्दावलियों से परिचित होने की बात की जा रही है, ना कि उस
पर्टिकुलर टॉपिक से, उस पर्टिकुलर औजार से परिचित होने की बात नहीं की जा रही। ध्यान से समझिएगा, यही विकल्प आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। विषयों की शब्दावली, यहाँ पर विषय कहने का मतलब कि जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उनकी शब्दावली से परिचित होने की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पर औजारों का जिक्र किया गया है। औजार का यहाँ पर जिक्र करने की वजह से यहाँ पर जो विषय होने की वजह से ये औजार का एक तरीके से कंट्राडिक्शन था, इस वजह से ये विकल्प आपका नहीं होगा, क्योंकि विषय की शब्दावली अलग है और औजारों की शब्दावली अलग है। इस वजह से ये चौथा विकल्प गलत हुआ है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का। अब देखिए, संपूर्ण पाठ्यचर्या कहने का मतलब कि बालक के लिए जो पाठ्यचर्या तय की गई है उसमें पर्टिकुलर किसी शब्द को किस भाषा के प्रयोग के माध्यम से उच्चारित किया जाता है, इसका ये सेंस हुआ। कहने का मतलब कि देखिए, औजार का नाम लिखना है। अब बालक जब औजार का नाम लिखेगा तो एक औजार मान लीजिए कुदाल हो गया, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए कुदाल हो गया, तो ये एक्चुअली में ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और इस वस्तु को हमने एक भाषा के अंतर्गत इसका नाम रख दिया है कुदाल। यानी कि इस जो भाषा का जो ये शब्द है कुदाल, इसको इससे को रिलेट कर दिया गया है। मतलब जब भी अब आगे बच्चा इस वस्तु को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि इसके लिए एक शब्द है जिसका नाम है कुदाल। तो यही कहा जा रहा है कि संपूर्ण पाठ्यचर्या, यानी बालक के पाठ्यचर्या में जो जो भी चीज़ें हैं उसका प्रयोग हम भाषा में किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए क्या शब्दावली है, इसका ज्ञान कराना इसका मुख्य उद्देश्य था और इसका ये उदाहरण था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। यह प्रश्न, सबसे पहले तो इस प्रश्न को समझिए कि पूछा क्या जा रहा है। एक टीचर है जो कि कक्षा में बच्चों से कहता है कि मुझे बैंगनी रंग कतई भी अच्छा नहीं लगता, वाक्यों में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। ये टीचर ने पूछा। अब आपसे सीटेट के पेपर में ये पूछा जा रहा है कि जो टीचर ने ये प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न क्या दर्शाता है। ठीक है, तो पहला विकल्प देखिए दिया गया है, बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए, और दूसरा देखिए बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट किसी बच्चे के लिए कठिन हो सकता है और दूसरे बच्चे के लिए वही कॉन्सेप्ट आसान हो सकता है। तो आप एज ए टीचर कभी भी बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि आपने कठिन प्रश्न पूछ लिया या फिर आपने आसान प्रश्न पूछ लिया। तो ये दोनों विकल्प नेगेटिव थे, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है, ये विकल्प थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन मैं स्टार लगा रहा हूँ। तीसरे विकल्प को एक बार देख लेते हैं, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। संदर्भ कहने का मतलब कि जिस भी मान लीजिए अगर ये किसी उस प्रकार से जुड़े हुए किसी संप्रदाय की बात हो रही होगी, मान लीजिए कोई टॉपिक बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है जिसमें इसी प्रकार के शब्दावलियों का यूज किया जा रहा होगा, तो यही संदर्भ कहने का मतलब कि उस टॉपिक से जुड़े हुए, संदर्भ मतलब उससे रिलेटेड शब्दावलियों का ये उदाहरण है कि जो चीज़ उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड जो टर्म्स होंगे, जो टर्मिनोलॉजी होगी, शब्दावली होगी, उसका ये उदाहरण है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, और इस वजह से चौथा जो विकल्प है ये थोड़ा सा इससे दब गया, इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व तो देता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये जरूरी है कि ये संदर्भ में शब्दावली का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश की डैश विविधता, हमारा एक भाषाई डैश। तो यहाँ पर दोनों डैश में आपको भरना है कौन सा विकल्प आपसे सही पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर पहले विकल्प को हम लोग भरें तो क्या हो जाएगा, हमारे देश की साहित्यिक विविधता हमारा एक भाषाई चुनौती है। तो ये चुनौती नहीं है, बल्कि बहुभाषिकता को हम लोग बढ़ावा देने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। इसके अलावा ये एनसीएफ में भी कहा गया है कि अगर जो बहुभाषिकता होती है वो एक तरीके से संसाधन है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चुनौती है। तो ये विकल्प को बिल्कुल निगेटिव बना दे रहा है, कंट्राडिक्शन है, इस वजह से पहला विकल्प तो गलत हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा दिया गया है भौगोलिक विस्तार, यानी कि हमारे देश की भौगोलिक विविधता हमारा एक भाषायिक विस्तार है। ये विकल्प भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए भाषाई विस्तार सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि भौगोलिक विविधता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। चौथा देखिए, भाषिक हथियार है, यानी कि हमारे देश की भाषिक विविधता एक भाषाई हथियार है, ये भी सटीक नहीं लग रहा है। एक ही विकल्प बचा, भाषिक संबल। देखिए संबल का मतलब ये होता है सहारा देने वाला या फिर उसको सपोर्ट करने वाला। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर दूसरे को हम लोग भरें, हमारे देश की भाषिक विविधता, यानी बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे देश में, हमारा एक भाषाई संबल है, यानी कि उसको सहारा देने वाला है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। दूसरा विकल्प देखिए दिया गया है हिंदी। बात हो रही है प्राथमिक स्तर की, ठीक है, यानी कक्षा 1 से 5। तो अगर
कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहां के राज्यों में अगर प्राथमिक स्तर के बच्चों को अगर आप हिंदी में पढ़ाएंगे तो क्या बच्चे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, यानी हिंदी तो होगा नहीं, कन्फर्म है। तीसरा और चौथा देखिए, अंग्रेजी और विदेशी दिया गया। अंग्रेजी अपने आप में एक विदेशी लैंग्वेज है और विदेशी भी एक तरीके से विदेशी हुआ। हम लोग अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जरूर पढ़ते हैं, लेकिन बात हो रही है प्राइमरी स्तर के बच्चों की, तो प्राइमरी स्तर का बच्चा अंग्रेजी माध्यम या फिर किसी विदेशी माध्यम की भाषा को नहीं समझ पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 मातृभाषा। मातृभाषा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये बहुत प्रबल एक तरीके से फेवर करता है कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी वो मातृभाषा में ही होगी, यानी कहने का मतलब कि ऐसे राज्य जहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, वहाँ की भाषा जो भी होगी, जो मदर टंग होगी, उसी में बच्चे को प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाए। तो ऑप्शन 1 मातृभाषा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या बनाती है? तो यहाँ पर अगर प्रश्न देखेंगे तो इसके 3 विकल्प आपको बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहे होंगे। सरल बनाती है, रोचक बनाती है और समावेशी बनाती है। ये तीनों विकल्प आपको पॉजिटिव दिख रहे होंगे, लेकिन एक विकल्प की बात करें जटिल, तो जो शिक्षण सामग्री होती है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाती है, तो जटिल तो आपका उत्तर होगा नहीं, ये गलत हो गया। अब इन 3 विकल्प में से कौन सा आपका उत्तर होगा? तो यहाँ पर देखिए, बात करें अगर विकल्प 3 की, तो विकल्प 3 आपका सही उत्तर है, समावेशी। क्यों सही उत्तर है? आज हम लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, जिसके अंतर्गत जितने भी, चाहे वो सामान्य बालक हो या फिर विशिष्ट बालक हो। विशिष्ट बालक कहने का मतलब कि जो किसी भी प्रकार की अक्षमता से, चाहे शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे हों, तो उनको भी उसी सामान्य बच्चे के साथ बैठा करके पढ़ाना है। अब यहाँ पर शिक्षण सामग्री की बात की गई है, तो शिक्षण सामग्री में आपका ब्रेल लिपि भी आएगा, इसके अलावा विजुअल इफेक्ट्स भी आएंगे। अब मान लीजिए कि कोई बालक है जो देखने में अक्षम है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए शिक्षण सामग्री ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी। अब मान लीजिए कि अब वो बालक देखने में अक्षम था, तो चूंकि वो देख नहीं सकता है, तो आप अगर भाषा सिखाने के लिए जो शिक्षण सामग्री का यूज कर रहे हैं, अगर वो देखने वाला हो, दृश्य हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सरल हो, तो क्या वो समझ पाएगा? दृष्टिबाधित नहीं समझ पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन वो उन चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। यानी कि समावेशी सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हुआ। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण को समझिए। मान लीजिए कोई बालक श्रवण बाधित है, जो कि सुन नहीं सकता है। अब सुन नहीं सकता है, फिर भी आप उसको बहुत सरल शिक्षण सामग्री के माध्यम से सरल चीज़ें उसको बोल बोल करके बता रहे हैं, तो क्या वो सुन करके समझ पाएगा? भले ही कितना सरल क्यों ना हो, कितना ही रोचक क्यों ना, क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसको विजुअल इफेक्ट के माध्यम से बताया जाए या फिर कुछ वीडियो क्लिप के माध्यम से उसको बताया जाए, जिससे वो देख करके समझ पाएगा। तो ये समावेशी विकल्प इसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे हैं, सामान्य भी बच्चे हैं, विशिष्ट भी बच्चे हैं। तो अगर विजुअल इफेक्ट्स की बात की जाए, वीडियो क्लिप की बात की जाए और इसके अलावा दृश्यों की बात की जाए, ब्रेल लिपि की बात की जाए, तो ये सभी शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में। भले ही आप कितना भी आसान बना दीजिए, कितना भी रोचक बना दीजिए, अगर वो बच्चा अक्षम है देखने के लिए या फिर सुनने के लिए, तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो समावेशी इसका सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश की गई है? यहाँ पर देख लीजिए, मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, यानी कि बोल करके आपको अभिव्यक्त करना है अपने विचारों को। पहला विकल्प देखिए, जीवनी कहा गया। जीवनी आप लिखते हैं ना कि बोलते हैं, तो पहला विकल्प लिखने से संबंधित था, लिखित अभिव्यक्ति से संबंधित था, और प्रश्न में मौखिक की बात की गई, इस वजह से गलत हो गया। दूसरा देखिए, आत्मकथा, ये भी लिखित अभिव्यक्ति है। डायरी, ये भी लिखित अभिव्यक्ति है। लेकिन अगर बात करें एकांकी की, तो एकांकी 1 अंक वाला नाटक होता है, जिसे रंगमंच पर प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है। तो जब आप नाटक जब कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर मौखिक अभिव्यक्ति कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा कि इसमें मौखिक अभिव्यक्ति की विकास की सबसे ज़्यादा गुंजाइश होगी, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है, तो सबसे पहले लिखना सिखाने से पहले उनको खड़ी लाइन, सीधी लाइन, इस प्रकार से गोला, ये सभी बनाने के लिए कहा जाता है। तो देखिए, खड़ी लाइन ये रेखांकन हो गया, और जो गोला हो गया, या फिर आप इस प्रकार से पूंछ, आधा गोला, ऊपर इस प्रकार से आधा गोला, इस तरीके की जो चीज़ें बनाते हैं वो चित्रांकन हो गया, चित्र का पार्ट हो गया। यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों में रेखांकन
और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को इसी प्रकार से लिखना सिखाया जाता है स्टार्टिंग में। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। एक टीचर है जो कि कक्षा में बच्चों से ये सवाल पूछ रहा है और आपसे ये पूछा गया है कि टीचर ने जो सवाल पूछा है वह बच्चों को किस चीज़ के लिए अवसर देगा। पहला विकल्प दिया गया है अपनी नदियों की जानकारी देने। तो यहाँ पर ये अगर नदी की जानकारी लेने का उद्देश्य होता टीचर का, तो वहाँ पर ये पूछता कि तुम किन किन नदियों के बारे में जानते हो। ठीक है, तो ये नदियों की जानकारी देने के लिए नहीं था, ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखिए, अपने पर्यावरण का संरक्षण करने का अवसर देता है। अगर बच्चे को संरक्षण कॉन्सेप्ट को बताना था तो फिर उनसे ये पूछा जाता कि नदियों में जो जल है वो किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, तो ये संरक्षण से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए, विभिन्न नदियों के नाम बताओ, तो डायरेक्टली उसे पूछा जा सकता था कि कौन कौन सी नदी के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछा जाता था कि किनारे क्या होता है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। चूंकि हम लोग भाषा हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये हिंदी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सीटेट के पेपर में, तो अपने अनुभवों को साझा करने यानी कि भाषा की कक्षा में उसका जो ज्ञान है वो किस प्रकार से व्यक्त कर पा रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था टीचर के लिए। इस वजह से ये जो सवाल था वह बच्चों को अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अर्जन क्षमता ये चौमस्की से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह किससे ग्रस्त है। तो पहला विकल्प देखिए दिया गया है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया अगर लिखने में अक्षमता होती है तो वो डिस्ग्राफिया होता है। यहाँ पर चूंकि पढ़ने में वो दिक्कत कर रही है, अटक रही है, तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की, दिया गया है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यानी गणित से संबंधित है। अगर बच्चा गणित के प्रश्नों को नहीं कर पा रहा है, सामान्य जो जोड़ घटाना गुणा भाग है जो कैलकुलेशन से संबंधित है, अगर नहीं कर पा रहा है तो ये डिसकैलकुलिया है। ठीक है, चौथा देखिए अफेजिया। अफेजिया अगर बात करें तो ये एक बेसिकली एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है जो भाषा के बोलने और पढ़ने लिखने से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पढ़ नहीं पा रही है, वो पढ़ती है लेकिन अटकती है। यहाँ पर देखिए अटक रही है, तो पढ़ने में ये अक्षमता है, तो अफेजिया तो होगा नहीं। अगर अफेजिया होता तो पूरी तरीके से वो परेशान रहती या बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाती। यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ ले रही है लेकिन अटक रही है, तो ये डिसलेक्सिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि पढ़ने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन आपको एक तरीके से पॉजिटिव ही मिलेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। यानी बच्चे कहानी पहले से सुने हैं और पढ़े हैं। अब कौन सी गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण है। पहला देखिए, कहानी को शब्दांश दोहराना। शब्दांश दोहराना यानी बिल्कुल शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड दोहराने की बात की जा रही है। तो दोहराना शब्द या फिर एक तरीके से रट करके ही वो दोहरा पाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ड बाय वर्ड की बात की गई है, तो रटने को ये बढ़ावा देता है, इस वजह से निगेटिव होने की वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहानी के पात्रों का नाम बताना। बच्चों को कहानी ये नहीं इसलिए नहीं बताया जाता कि वो कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं उनका नाम याद करें, बल्कि उसका थीम वो जाने और उसके आधार पर अपने चरित्र में उसको शामिल करें उस कहानी के, और साथ ही साथ उसमें कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ना कि पात्रों का नाम याद करने के लिए। ये भी गलत हो गया। अब देखिए 2 ऑप्शन बचा, दोनों बिल्कुल पॉजिटिव है। कहानी का शीर्षक बताना, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि जब बच्चा समझेगा, पूरी कहानी के थीम को समझेगा, तभी उसका शीर्षक बता पाएगा, तो ये तो पॉजिटिव था। चौथा देखिए, कहानी का पर प्रश्न निर्माण करना, ये भी पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था? देखिए, कहानी जब पढ़ करके बच्चे को उसको अवसर देंगे इस बात के लिए कि अपने विचारों को व्यक्त करिए। देखिए, प्रश्न निर्माण कब कर पाएगा? जब वो कहानी को समझा रहेगा। ठीक है, और कहानी का शीर्षक बताना भी एक तरीके से प्रश्न निर्माण में जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रश्न निर्माण वो तभी कर पाएगा जब वो कहानी समझा होगा, और कहानी समझ लिया यानी कि वो शीर्षक बना लेगा। तो चूंकि ये प्रश्न करने वाला जो है इसमें कहीं ना कहीं ये कहानी का शीर्षक बताने वाला इंक्लूडेड है, यानी तीसरा जो ऑप्शन है वो चौथे में ही इंक्लूडेड है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा।
मैं बार बार कह रहा हूं कि सीटेट की परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 2 विकल्पों में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन आपको यह तय करना होता है कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। अब ये देखिए, चौथे विकल्प में तीसरा ऑप्शन पहले से इंक्लूडेड है। प्रश्न निर्माण वो तभी कर पाएगा जब वो कहानी को समझेगा, और चूंकि कहानी समझ लिया तो वो शीर्षक भी बता लेगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से क्योंकि ये हिंदी का प्रश्न है और हिंदी में भाषाई गतिविधि आप बोल कर ही, यानी उनको बोलने का अभिव्यक्त करने की आज़ादी देंगे, अवसर देंगे, तभी वो ज़्यादा भाषाई कौशल को सीख पाएगा। अब अभिव्यक्ति का आज़ादी सबसे ज़्यादा किस में है? जब वो प्रश्न निर्माण करेगा, यानी 3-4 प्रश्न बोलेगा। शीर्षक बताने में तो सिर्फ एक शब्द बताकर ही वो निकल सकता है, लेकिन प्रश्न निर्माण करने में कम से कम पूरा 1-2 लाइन का सेंटेंस उसको बोलना पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिव्यक्त करने का अवसर मिल रहा है, इस वजह से ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? चौथा विकल्प देखिए दिया गया है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। प्राथमिक स्तर पर इंटरव्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस देता है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए जांच सूची। जांच सूची क्या होती है? एक बेसिकली इस प्रकार का कुछ फॉर्मेट होगा जिसमें कुछ प्रश्न लिखे होंगे और वहाँ पर आगे टिक करने का ऑप्शन रहता है। आप बच्चे से प्रश्न पूछेंगे कि इस प्रश्न के बारे में, और अगर हाँ या ना में जवाब देगा तो आगे टिक लगाएंगे, या फिर अगर ना में जवाब दिया तो उसको कट करेंगे। तो ये भी एक तरीके से इंटरव्यू टाइप का ही हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा कभी भी भाषा के आकलन के लिए सही नहीं है, और वो भी प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, तो ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा मौखिक अभिव्यक्ति। अब देखिए मौखिक अभिव्यक्ति हिंदी भाषा के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर का है, बहुत छोटे क्लास का है, और इस वजह से वो अपनी बातों को, हो सकता है कि वो अभी वो सीखा नहीं होगा, लिखना ना सीखा हो, लेकिन वो बोल सकता है। क्योंकि बोलना वो जब वो 3 साल का था तभी 1 से 2 साल में बच्चे बोलना सीख जाते हैं। तो अभी के स्तर के हिसाब से मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही उसकी भाषा, हिंदी भाषा का आकलन किया जा सकता है। हो सकता है कि वो प्राइमरी स्तर का हो, कक्षा 1 या फिर 2 में हो, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति ना जानता हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप सरकारी स्कूलों में देखेंगे तो 2 तक के बच्चे लिखना बहुत मुश्किल से सीख पाते हैं। तो ये लिखित परीक्षा उनकी भाषा आकलन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उनके भाषा आकलन के लिए मौखिक अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन 1। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि कविता छंद और अलंकार होना चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए और भावपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें छंद और अलंकार की, तो प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए ये चीज़ें समझ पाना कठिन है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए दिया गया है व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए व्याख्या एक तरीके से गलत माना जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को आप लेक्चर देकर के कक्षा में चले जाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 भावपूर्ण पठन। आप देखते होंगे कि प्राइमरी स्तर के बच्चे जब कविता का पाठन करते हैं तो अपनी हाथ, अपनी भाव भंगिमा सब कुछ की गतिविधियों के माध्यम से सीख रहे होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो सब कुछ भाव के साथ उसका पठन कर रहे हैं। जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जब वो बच्चा इस कविता को पढ़ रहा होगा तो वो चीज़ें उसी प्रकार से गतिविधि कर रहा होगा अपने हाथों के माध्यम से, तो ये हो गया भावपूर्ण। और पढ़ तो वो रहा ही है, पठन कर ही रहा है, तो ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चों को आनंद भी आता है और इस वजह से उनकी उत्सुकता बनती है पढ़ने के संदर्भ में। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।